नमस्ते बच्चों, आज हम लोग कक्षा छठी विषय गणित के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि प्रथम सत्र आपका बीत चुका है। अभी दूसरे सत्र में हम लोग ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सभी लोग जो है कि इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसको जो है कि बार बार देखिए, जिससे जो है कि आपको पढ़ाई में सुविधा हो। क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि बहुत सारे बच्चे जो है कि वीडियो को नहीं देखते हैं और जिसके कारण जो है कि परीक्षा के अंदर जो है कि अच्छी तरह से उसको नहीं लिख पाते। ये बात को ध्यान में रखिए, वीडियो को देखिए और जो है कि अच्छी तरह से जो है कि उसको बार बार देखिए और परीक्षा को जो है कि अच्छी तरह से लिखिए। तो हम लोग आज जो है कि पहली वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो कक्षा छठवीं में हम लोग आज पढ़ेंगे कि पाठ 10 जो है समीकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि समीकरण होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको मालूम होगा कि जिस तरह से आप लोग मालूम है कोई सामान लेने जो है कि किराने की दुकान पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो है कि दुकानदार आपको क्या करता है, कोई सामान देता है। तो सामान को देने से पहले उस सामान को क्या करता है कि वजन में तौलता है। आप लोग देखे होंगे, तराजू का नाम सुने होंगे कि तराजू के अंदर एक तरफ जो है दो पलड़े होते हैं, एक तरफ वो क्या करता है कि बाट को रखता है और दूसरी तरफ सामान को रखता है। तो जब सामान और बाट मतलब जो वजन है, इन दोनों का पलड़ा जब इक्वल होता है, एक समान हो जाता है, तब वह सामान जो है कि आपको जो है कि देता है। अगर वह सामान अर्थात जो है कि जो पलड़ा है अगर ऊपर नीचे रहेगा, इसका मतलब कि उस तराजू का जो संतुलन है वो बराबर इक्वल नहीं है, तब वह जो है कि आपको सामान नहीं देगा या आप नहीं लेंगे। ऐसी समस्याएं आती है। ठीक वही हाल जो है कि समीकरण का है। इस समीकरण में भी मेरे प्यारे बच्चों दो पक्ष होते हैं, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों जब एक दूसरे के इक्वल रहते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। हम यहाँ पे जो कि समझेंगे, आपको यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि 5 × 3 अथवा 17-2, इन दोनों ही संक्रियाओं से एक ही उत्तर प्राप्त होता है। इसे हम इस तरह लिखते हैं जैसे 5 × 3 बराबर 17-2। गणित की भाषा में बराबर चिन्ह का उपयोग करके हम दिखाते हैं कि बाएं और दाएं पक्षों की संख्याओं के साथ गणितीय संक्रियाएं करने पर प्राप्त संख्याएं समान हैं। ऐसी समानता को समीकरण कहते हैं। मतलब जैसे आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि 5 × 3। अब इसका उत्तर आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है। 5 × 3 मतलब 5×3 15। 5×3 कितना होता है, 15। अब देखिए 17 में से 2 भी अगर घटाते हैं तो इसका भी उत्तर कितना आता है, आपको मालूम होगा 15 आता है। 5 में 3 का गुणा करते हैं तो भी 15 आता है और 17 में से अगर 2 को घटाते हैं तो भी 15 आता है। अब इन दोनों प्रक्रियाओं को अगर बीच में अगर हम लोग को ऐसा बराबर चिन्ह का द्वारा दर्शाते हैं, जैसे 15 बराबर 15 इक्वल, वही हाल यहाँ पर। मतलब ये पक्ष दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, समान है। इसी को हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। यहाँ पर समीकरण की परिभाषा आपको दी गई है कि बाएं और दाएं पक्षों की संख्याओं के साथ गणितीय संक्रियाएं करने पर प्राप्त संख्याएं समान हैं। ऐसी समानता को समीकरण कहते हैं। मतलब दाएं और बाएं पक्षों को गणितीय संक्रियाएं करने पर दोनों एक दूसरे की क्या होती है, समान आती है, अर्थात समान होती है। ऐसे ही समानता को हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। मुझे लगता है समीकरण के बारे में सब लोग अच्छी तरह से जान गए होंगे। अब इससे संबंधित हम लोग जो है कि प्रश्न संग्रह अर्थात आपको दिया गया है 26 प्रश्न संग्रह, अब हम हल करेंगे। देखेंगे कि समीकरण में और कौन कौन सी बातें हैं, कौन कौन सी जानकारियां दी गई हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको देखिए यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि नीचे 2 पंक्तियों में भिन्न भिन्न गणितीय संक्रियाएं दी गई हैं। इन संक्रियाओं से प्राप्त होने
वाली संख्याएं ज्ञात करके समीकरण बनाओ। आपको देखिए यहाँ पे एक है और यहाँ पर जो है कि आपको संख्याएं दी गई है। अब इन संख्याओं से कौन सी संख्या के साथ कौन सी संख्या का जो है कि समीकरण बनेगा, अब आपको जो है कि इसको हल करना है। जैसे अभी आप लोगों को देखिए यहाँ पर दिया गया है कि 16/2। 16/2 का मतलब क्या होता है कि 16 में 2 का भाग देना। तो आपको मालूम होगा कि सभी सवालों को पहले हल कर डालिए। हल करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा बाद में कि कौन सी संख्या के साथ कौन सी संख्या का समीकरण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए कि 16 में अगर 2 का भाग देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका उत्तर कितना आता है? 8 आता है। 8 दूनी कितना होता है? 16, या 2 8 16। अभी वही हाल यहाँ पर देखिए 5 में अगर 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 5 दूनी कितना होता है? 10 आता है। इसका उत्तर 10 हो गया। अब 9 में अगर 4 को जोड़ते हैं तो 9 में 4 जोड़े तो इसका उत्तर कितना हो गया? 13। वही हाल यहाँ पर देखिए 72 में आपको 3 का भाग देना है। तो 72 में अगर 3 का भाग देते हैं तो अगर इस तरह से आपको भाग देने नहीं आता है तो आप यहाँ पे भी भाग देकर देखिए 72 में 3 का भाग इस तरह से देकर आप उत्तर निकाल सकते हैं। 3 दूनी 6, अब घटा दिए तो 1 बचा और 12 आ गया। अब 3 चौक कितना हो गया? 12। अब कुछ नहीं बचा है, 0 0, मतलब इसका उत्तर कितना आ गया आपको? 24 आ गया। अब 5 में 9 को जोड़ते हैं तब कितना होता है? 5 और 4 9 हो जाता है। 5 4 9 हो गया। तो इधर का मैंने सवाल को हल कर दिया, अब इधर का भी सवाल को हल कर दीजिए आप लोग। तो 8 में अगर 3 का गुणा करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि 8 3 कितना होता है? 24, पहाड़ा सबको आता होगा। अब 19 में से अगर 10 को अगर हम घटाएं तो आपको मालूम होगा कि 19 में से 10 जाता है तो आपको यहाँ पे कितना आएगा? 9 आएगा। घटाना सबको आता है। अब 10 में से अगर 2 को घटाते हैं तो आपको मालूम होगा कि इसका उत्तर 8 आता होगा। अब 37 में से 27 घटाते हैं तो आपको मालूम होगा कि इसका उत्तर कितना आएगा? 10 आएगा। अब 6 में अगर 7 को जोड़ते हैं तो 7 6 कितना होता है? 13। अब मैंने दोनों पक्षों को हल कर दिया है। अब देखिए पहले पक्ष का जो हल है दूसरे पक्ष के हल से कौन कौन सा जो है कि समान दिखाई दे रहे हैं, वही उसका क्या होगा? समीकरण उसके साथ बनेगा। जैसे पहले हम देखिए 16 में 2 का भाग दिए तो 8 आया। अब देखिए 8 उत्तर किसका आया? इधर आया। 10 में से 2 घटाए तो 8 आया। इसका मतलब कि 16/2 इसके साथ कौन सा समीकरण बनेगा? 10 ऋण 2। ऐसा आपको बनाना है। शाबाश, ऐसे आपको सवाल को बनाना है कि जो पक्ष बाएं पक्ष के बरोबर है वो जो है कि उसके साथ समीकरण बनाएगा। वही हाल है कि दूसरा भी देखिए आपको दिया है 5 में 2 का गुणा करते हैं तो 10 आता है। अब यहाँ पर देखिए 10 किसका उत्तर आया है? 37 में से 27 को घटाते हैं तो 10 आता है। इसका मतलब दूसरा में आ जाएगा 5 × 2 के साथ समीकरण कौन सा बनेगा? 37 ऋण 27। ये आपका समीकरण बन गया। वही यार तीसरा है 9-4। 9-4 का उत्तर आपको मालूम है 13 है। अब 13 किसका उत्तर आएगा? 6 और 7 को जोड़े तो 13 है, मतलब 6-7। ये इसका साथ समीकरण बन गया। अब चौथा आपको दिया है 72 में अगर 3 का भाग देते हैं तो 24 आता है। अब यहाँ पे 24 इसका उत्तर आया है, इधर आया। 8 में 3 को गुणा करते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे और 8 × 3, ये इसका उत्तर आ गया। 8 × 24 हो गया। अब लास्ट आपको दिया है पांचवा दिया है कि 4 में अगर 5 को जोड़ते हैं तो 9 आता है। अब 9 इधर किसका आया है? 19 में से 10 को घटाते हैं तो 19 में से 10 को घटाए तो इसका उत्तर कितना आता है? 9। तो ये मतलब कि दायां पक्ष और बायां पक्ष देखिए यहाँ पर दोनों बरोबर है। अगर यहाँ पे भाग देते हैं तो उत्तर आपका, और जो घटाते हैं इसका उत्तर, दोनों का उत्तर एक जैसा आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये समीकरण है। तो समीकरण में दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों एक समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसीलिए उसके बीच में हम लोग बराबर के चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर होता है। इसी को हम समीकरण कहते हैं। तो इस तरह से आप समीकरण को तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब अगला आपको दिया है कि अक्षर का उपयोग करके निम्नलिखित जानकारियां लिखो। अक्षर का उपयोग करना है
अब उपयोग करके आपको जानकारी लिखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि समीकरण के अंदर चर और अचरांक नाम सुने होंगे आप लोग। चरांक और अचरांक का नाम सुने होंगे। चरांक मतलब क्या होता है? अक्षर, और अचरांक का मतलब होता है अंक। जब मालूम है अक्षर के साथ में हम लोग अंकों का उपयोग करते हैं तब वो क्या होते हैं, उसमें देखिए जैसे आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 5x बराबर 10। अब देखिए यहाँ पर एक सवाल आपको दिया है 5x। अब देखिए अंक के साथ में अक्षर का उपयोग किया गया है, तो ये क्या होता है? चर होता है। जो हम लोग अक्षर का उपयोग करते हैं तो ये क्या कहलाता है? चरांक कहलाता है। तो इसी तरह से आपको मालूम है चरांक का उपयोग करके वो आपको जो है कि सवाल को हल करना है। तो आपको मालूम होगा कि जिस सवाल के अंदर अगर हमको कोई चीज अगर मालूम नहीं होती है तो हम लोग जो है कि अक्षर का उपयोग करके जो है कि कुछ भी मान सकते हैं। जैसे अभी आपको मैंने यहाँ पे पहला सवाल आपको दिया है कि किसी संख्या तथा 3 का योग। किसी संख्या, आप देखिए कोई संख्या है, अब उसमें 3 का योग हमको मालूम नहीं है बच्चों। तो जब हमको कोई चीज अगर मालूम नहीं होती है तो हम लोग ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर मान लेते हैं। ए से लेकर जेड तक कुछ भी अक्षर हम मान सकते हैं और वह अक्षर जो है कि यहाँ पे हम लोग उसका उपयोग करेंगे। तो जैसे अभी आपको यहाँ पर दिया है कि किसी संख्या तथा 3 का योग। किसी संख्या, हमको वो संख्या नहीं मालूम है, माना वो संख्या कितना है? x है। माना वह संख्या कितना है? x। अब क्या बोला देखो, किसी संख्या तथा 3 का योग। अब मान लीजिए कि वो संख्या क्या है? x है। अब x धन 3 का योग हो गया। माना किसी संख्या तथा 3 का योग। अब माना वो संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? x मान लिया मैंने, और x धन 3 हो गया आपका। तो इस तरह से आपको तैयार करना है। जैसे दूसरा है, किसी संख्या में से 11 घटाने पर प्राप्त होने वाला शेष। अब किसी संख्या में, मान लो कोई संख्या z है, माना वो संख्या क्या है? माना वह संख्या क्या है? z। मैंने z मान लिया, मैंने उसको क्या मान लिया? z। माना वह संख्या क्या है? z। अब किसी संख्या में से, मतलब z में से 11 घटाने पर प्राप्त होने वाला शेष, मतलब z में से आप 11 को घटा दें। आपको इस तरह से चिन्ह का और अक्षर का उपयोग करके लिखना है। अब वही हाल जो कि अगला है कि 15 और किसी संख्या का गुणनफल। 15 और किसी संख्या का गुणनफल 15। माना, आप देखिए किसी संख्या का गुणनफल हमको मालूम नहीं है वो संख्या कौन सी है, तो माना वह संख्या क्या है? कुछ भी मान लीजिए y। माना वह संख्या क्या है? y। अब क्या बोला है कि 15 और किसी संख्या का गुणनफल। 15 और किसी संख्या का मतलब 15 गुणे y या 15y। 15 में y गुणा करोगे तो 15y या 15 गुणे y हो गया। इस तरह से आपको एकदम आसानी तरीके से इसको आपको हल करना है। इसी प्रकार अगला है, लास्ट चौथा दिया हुआ है आपको, देखिए किसी संख्या का चौगुना 24 है। अब किसी संख्या का चौगुना जो है कि आपको 24 है। अब वो कोई संख्या हमको मालूम नहीं है, तो आप मान लो संख्या क्या है? x। माना वह संख्या x। चौगुना मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चों? 4 गुना। तो चौगुना मतलब किसी संख्या का चौगुना, मतलब माना वो संख्या x है तो x का चौगुना मतलब 4x बराबर 24। किसी संख्या का चौगुना 24 है, मतलब माना वो संख्या क्या है? x। अब x का 4 में 4 का गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 4x। 4x बराबर क्या? 24।
तो इस तरह हम लोग जो है कि अक्षर का और अंक का उपयोग करके हम लोग जो है कि समीकरण को तैयार कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कुछ सवाल दिया हुआ है, अब इस सवाल को हम लोग एक एक करके हल करेंगे। एकदम आसान है, एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि निम्नलिखित किसी समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में कौन सी संक्रियाएं करनी होगी। अब आपको हल करके पता करना है कि कौन सी संक्रियाएं दोनों पक्षों में हम लोग करते हैं। आपको देखिए बराबर के एक तरफ जो है कि आपको यहाँ पे बायां पक्ष है और एक दायां पक्ष है। इन दोनों पक्षों में हम लोग जो है कि कुछ न कुछ संक्रियाएं करते हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पर पहला सवाल दिया है x धन 9 बराबर 11, x धन 9 बराबर 11। अब मेरे प्यारे बच्चों x के साथ 9 तो नहीं जुड़ेगा नहीं। जब 9 यहाँ पे नहीं जुड़ेगा तो आपको मालूम होगा कि 9 को हमको यहाँ से बराबर की उधर ले जाना पड़ेगा। जब हम मालूम है किसी चिन्ह को, संख्या को अगर दाएं से बाएं ले जाते हैं या बाएं से दाएं ले जाते हैं तो उस संख्या के आगे का चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। अगर धन है तो ऋण हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा और अगर भाग है तो गुणा हो जाएगा। मतलब उसका उल्टा चिन्ह हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि x धन 9 बराबर 11। अब 9 देखिए यहाँ पर जो है कि 9 के आगे चिन्ह क्या है, धन। तो बराबर के अगर उधर जाएगा तब क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, ऋण चिन्ह हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में 9 घटाने पर दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे। तो x धन 9 ऋण 9 बराबर 11 ऋण 9। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करते हैं। अब देखिए मैंने ऋण धन 9 को इधर से उधर ले गया तो ऋण हो गया। अब लेकिन जब यहाँ ऋण 9 आप कर रहे हो तो आपको ऋण 9 यहाँ पे भी घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए एक धन हो गया और एक ऋण हो गया, तो मतलब ये कट गया आपका। अब यहाँ पर क्या बचा, केवल x बचा। और यहाँ पर क्या बचा, 11 में से 9 गया तो कितना होता है, 9 10 11, 2 बचेगा। तो इस तरह से आप लोग ये सवाल को हल करेंगे। तो x बराबर कितना आ गया आपका उत्तर, 2 आ गया। अब इसी तरह से अभी आपको दूसरा भी सवाल आपको हल करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि x ऋण 4 बराबर 9। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए x के साथ आपको 4 को घटाना है। तो x से जो है कि 4 घटेगा क्या, नहीं घटेगा। तो हम क्या करते हैं, ऋण 4 को बाएं से क्या ले जाएंगे, दाएं तरफ ले जाएंगे। तो जब यहाँ से दाएं से बाएं ले जाएंगे तो यहाँ पे ऋण है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, धन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों में से 4 जोड़ने पर या दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 4 को जोड़ देंगे। तो x ऋण 4 धन 4 बराबर 9 धन 4 हो गया। देखिए यहाँ भी 4 को जोड़ दिया और यहाँ भी 4 को जोड़ दिया। चिन्ह यहाँ से गया, उधर ऋण था तो क्या, धन हो गया, तो धन 4 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऋण 4 और धन 4 देखो कट गए क्योंकि समान चिन्ह है। अरे अलग अलग चिन्ह है और संख्या समान है तो कट जाएंगे। तो यहाँ पे कितना बचा, केवल x बचा। तो x बराबर 9 धन 4, तो 9 और 4 को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 9 4 13 हो गया। एकदम आसान है। इसी प्रकार जो है कि आपको अगला तीसरा सवाल करना है। अब देखिए 8 का और x का गुणा है। यहाँ पे 8 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, इसका मतलब गुणे का निशान होता है। तो 8 और x के बीच में कोई नहीं है तो मतलब गुणा है। तो जब यहाँ पर गुणा है तो बराबर को उधर क्या होगा, भाग हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो आपको क्या करोगे कि 8 को जो है कि यहाँ से आपको यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ले जाओगे तो इधर भाग होगा। तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर तो 8x बटे 8 बराबर 24 भागे 8। दोनों पक्षों में मैंने 8 का भाग दे दिया। अब देखिए a8 और a8 कट गया।
अब 8 का भाग 24 में कितनी बार गया? 8 एक कम 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 बार गया। यहाँ पे कितना बचा बेटा? x बचा। और इधर कितना बचा? 3 बचा। 8 3 24, x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब लास्ट सवाल आपको बचा हुआ है चौथा कि x में आपको 6 का भाग देना है। आपको 6 का भाग देना है, तो आपको x में मालूम है कि 6 का भाग जाएगा नहीं? जाएगा? नहीं जाएगा। तो जब यहाँ पे भाग है तो बराबर को उधर क्या होगा? गुणा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि दोनों पक्षों में 6 से 6 को गुणा करने को, गुणा कर रहे हैं ना हम लोग, तो गुणा करने पर लिखेंगे। तो x बटे 6 गुणे 6 बराबर 3 गुणे 6। अभी देखो ये 6 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा? केवल x बचा। और यहाँ पे 6 3 18 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है कि आराम से जो है कि समीकरण को हल कर सकते हैं। अब आपको मालूम पड़ गया यहाँ पे जोड़ था तो बराबर को उधर जाएगा, तो घटाने की संक्रियाएं हम लोगों ने किया। यहाँ पर जो है कि देखो 4 को जोड़ने की संक्रियाएं की, यहाँ पे 8 से भाग देने की संक्रियाएं की, और यहाँ पे 6 को गुणा करने की संक्रियाएं की। तो इस तरह आपको जो है कि दाएं और बाएं पक्षों में हम संक्रियाएं करते हैं समीकरण को हल करते समय। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मालूम पड़ गया होगा इतनी सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। तो ये सारी चीज़ों को आप जो है कि वीडियो में बार बार देखिए और बार बार इसको हल कीजिए, जिससे आपको और भी करने में आसानी होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।